हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो मंडे और ट्यूसडे को हमारा एमसीक्यू सेशन था जिसमें हमने संडे टेस्ट जो आपके फर्स्ट और टेस्ट 2 था आपका, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का जो संडे टेस्ट 3 था उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, इसीलिए आप लोगों के लिए वेडनेसडे को जीएस की क्लास भी थी और अभी आपकी हिंदी की क्लास भी आएगी। और कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द ज्योति मैम की क्लासेस भी लगवा पाए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं संडे एमसीक्यू 3 जो हमने दिया था उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन था कि द फॉलोइंग कमीशंस वर सेट अप बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद जो कमीशन सेटअप किए गए थे शिक्षा के लिए, वो यहाँ पर दिए गए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है, यानी कि पहले सबसे पहले कौन सा कमीशन आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। यहाँ आपके ऑप्शंस दिए हुए। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि राधा कृष्ण कमीशन था, ये आपका सबसे पहले आया था। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिया कमीशन आया था और फिर आपका एजुकेशन कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग है वो आया था। तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं, यानी क्रम आपका 1 2 3 ही होना चाहिए। तो वो आप चेक कर लेंगे, आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। कक्षा में भारत की नियति का निर्माण हो रहा है, यह डैश में कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कहां से लिया गया है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से, नेशनल नॉलेज कमीशन से, एजुकेशन कमीशन से, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट से आया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन कमीशन। फिर देखेंगे, मॉडिफाइड ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज गिवन बाय। संशोधित त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? तो ये भी आपका, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, कोठारी आयोग ने दिया है। सीधे सीधे ऑप्शन टिक करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन फॉल्स अंडर। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट लिस्ट। तो ये आपकी समवर्ती सूची में आती है। फिर देखेंगे, विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो कौन से कमीशन ने यहाँ पर 10+2+3 पैटर्न जो है वो रिकमेंड किया था? तो वो आपका क्या था? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राधा कृष्ण कमीशन, डीएस कोठारी कमीशन, यूआर आनंद मूर्ति कमीशन या लक्ष्मण स्वामी मुतालियर कमीशन। तो यहाँ पर ये है आपका सही आंसर, डीएस कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है, द एजुकेशन कमीशन डेप्यूटेड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो टर्म ऑफ रेफरेंस आपसे पूछ लेते हैं, जितने भी आपके कमीशन है ना उसका टर्म ऑफ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था, मुतालियर कमीशन जो था आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, और कोठारी कमीशन जो था उसने पूरी संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर हर तरह का जो लेवल है ना, उसमें चाहे आप माध्यमिक ले लीजिए, प्राथमिक ले लीजिए, हायर ले लीजिए, अडल्ट एजुकेशन ले लीजिए, सबके ऊपर उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन का कौन सा था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मुदालियर कमीशन था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एंटाइटलमेंट ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट। जितनी भी कमीशंस की रिपोर्ट होंगी, अगर उनका कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट पे चलेंगे, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना के लिए सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो मल्टीपर्पज स्कूल की बात कौन सा आयोग करता है? देखिए, इस क्वेश्चन को ना मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर असल में जो हमने टेस्ट दिया है उसमें जो आंसर हमने दिया है वो आपका मुदालियर कमीशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मुदालियर कमीशन तब होगा जब मैं यहाँ ये लिखूं कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना के लिए किसने या किस आयोग ने, ठीक है, किस आयोग ने, अगर मैं ये लिख दूं, आयोग लिख दूं यहाँ पर, तब ये आंसर मुदालियर कमीशन सही होगा। अगर हम लिखे सबसे पहले किसने किया था, तो ये आपका आंसर ताराचंद कमेटी है। ठीक है, ताराचंद कमेटी आपको पता होगा, जब आपका राधा कृष्ण कमीशन बना था उसी के साथ यहाँ पर ताराचंद कमेटी बनाई गई थी सेकेंडरी एजुकेशन पे सिफारिशें देने के लिए। लेकिन क्योंकि इनकी सिफारिशें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मुदालियर कमीशन बाद में बनाया गया था। लेकिन मल्टीपर्पज स्कूल की बात, बहुउद्देशीय स्कूलों की बात जो है ना, वो ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कर दी थी। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए और वहां आयोग या समिति के विषय में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ये पहले जैसा क्वेश्चन है वैसे के आंसर की बात करूं, तो इसका सही आंसर ताराचंद समिति होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ आयोग लिखा हुआ आ जाए किस कमीशन ने दी थी, तो इसका आंसर मुदालिया कमीशन होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पे चलेंगे, राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। तो बेसिकली कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कितना परसेंट जो है आपका शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई, तो वो है आपका 6%। नेक्स्ट है, देखेंगे यूकेपीएससी का आपका लेक्चर स्क्रीनिंग का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो है आपका चल रहा है इस समय वेदश्री ऐप पर, ठीक है, वेदश्री क्लासेस ऐप पर, और आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा और वहां पर जाकर इस कोर्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं। सारे एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, लाइव क्लासेस भी हैं यहाँ पर, और पूरा 150 मार्क्स का, यानी कि इसमें आपके 5 जो सेक्शन है ना, सभी के एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी यहाँ पर हैं। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि लास्ट के समय पे आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस पर भी बहुत ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बेसिकली आपका आरटीई भी जो है 2009, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले तो ये आपका कहाँ से आता है, अनुच्छेद 45 से। फिर देखेंगे, माध्यमिक कक्षाओं को समाप्त करने के लिए किस आयोग ने सुझाव दिया था। तो कौन सा आयोग ऐसा है जिसे सेकेंडरी क्लासेस को अबॉलिश करने की बात की थी, तो वो है आपका मुदालियर कमीशन। ठीक है, मुदालियर कमीशन ने सेकेंडरी क्लासेस यानी क्लास 11th और 12th को इन्होंने अबॉलिश करने की बात कर दी थी। मतलब क्लास 11th को इन्होंने कहा उसे माध्यमिक शिक्षा में जोड़ दो, और क्लास 12th को कॉलेज वाली शिक्षा जो आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा होती है उसमें जोड़ दिया जाए। फिर देखेंगे, विच कमीशन गेव द सजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात आपका कौन सा आयोग करता है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। तो कई बार लोग ना जब वरिष्ठ विश्वविद्यालय की बात सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जरूर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। सही आंसर इसका है कोठारी कमीशन। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच कमीशन गेव द सजेशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव किस आयोग ने दिया है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी राधा कृष्ण कमीशन है। फिर देखेंगे यूजीसी एग्जिस्टेंस में कब आई है, 58, 48, 52, 53। तो सही आंसर आपका क्या है, 53। नेक्स्ट पे चलेंगे, एनईपी 1986 कंसीडर्स एजुकेशन एज। ये आपका पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, वैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए ऐसे जो आपकी पिछली बार आए हुए हैं। तो 1986 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन्होंने शिक्षा को क्या माना है, डेवलपमेंट माना है, यूनिक इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स, प्रोडक्ट। तो ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है, अनोखा निवेश। चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। एनसीटीई को वैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैधानिक दर्जा की बात की, स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पर कौन से एक्ट के तहत दिया गया था। तो एक्ट कौन सा था, वो था आपका एनसीटीई एक्ट 1993। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए। फिर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनसीटी। तो एनसीटी का इनमें से यहाँ पे जो फंक्शन दिया इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला देखेंगे, टू गिव रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक शिक्षा संस्थान है उनको मान्यता देने का काम करता है। फिर देखेंगे प्रैक्टिस टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग ये नहीं करवाता, यही आंसर है वैसे हमारा, पर फिर भी देख लेते हैं। डिसाइड करिकुलम, बिल्कुल टीचर एजुकेशन, हर स्टेप पे जो आपकी टीचर ट्रेनिंग हो रही है उस पे जो करिकुलम डिसाइड करना है उसका काम यही ये होता है, एनसीटी का होता है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टाइम टू टाइम उनका इंस्पेक्शन करना भी इसका काम है। प्रैक्टिस टीचिंग जो है एनसीटी नहीं करवाता, ये पर्टिकुलर जो कॉलेज या जो आपकी यूनिवर्सिटी जहां पर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो रही होती है, ट्रेनिंग हो रही होती है कॉलेजेस में, वो करवाते हैं, ठीक है, एनसीटी डायरेक्टली नहीं करवाएगा। आपका 19th क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी इंक्लूड। अब एनसीईआरटी के फंक्शंस कार्यों पे पूछ लिया। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनमें आपका यही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो आपको डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कोई एक्ट है जिसके तहत इन्हें बनाया गया तो आपको याद रखना है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर वगैरह आप याद रखेंगे। रिपोर्ट अगर कोई इन्होंने सबमिट करी है तो उसका स्पेसिफिक नाम क्या है वो आप याद रखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट मुख्य बात की गई है उसे आप याद रखेंगे। इनके कार्य क्या होते हैं उसको आप याद रखेंगे। उद्देश्य भी याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का देखेंगे, प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक। बिल्कुल हम सब जानते हैं एनसीईआरटी द्वारा ही बनाई गई होती है हमारी पाठ्य पुस्तकें। प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ये भी करवाता है एनसीईआरटी। आपका प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग भी अरेंज करवाता है। मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनआईई, जो इनके रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है एनसीईआरटी के, उनको मॉनिटरिंग करता है। बिल्कुल 5 आपके रीजनल कॉलेजेस हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इनकी मॉनिटरिंग ये करता है। तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी। अब तक आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो सबको याद हो जाना चाहिए, 1961 में। क्वेश्चन 21,
Which of the following is या are related to National Education Policy 1986? तो 1986 यानी 1986 की पॉलिसी से कौन सा इनमें से जुड़ा हुआ है? Establishment of diet बिल्कुल जुड़ा हुआ है, डाइट की स्टैब्लिशमेंट की बात की थी, पेस सेटिंग स्कूल, नवोदय विद्यालय इसकी भी बात की थी, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन इसकी भी बात की थी, तो ऑल ऑफ द Which of the following committees are related to review of 1986 education policy? तो 1986 के एजुकेशन पॉलिसी से के रिव्यू से कौन सी जुड़ी हुई है? तो जनार्दन रेड्डी कमेटी भी जुड़ी है, राममूर्ति कमेटी भी जुड़ी है, तो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। फिर देखेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट, रिपोर्ट टू द नेशन। देखो इसमें भी नाम है, जो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट थी उसका नाम क्या है? रिपोर्ट टू द नेशन। इसमें आपके कुछ पार्ट्स थे, तो वो कौन कौन से पार्ट्स थे? एक्सेस टू नॉलेज, क्रिएशन, सर्विसेज, एप्लीकेशन, नॉलेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आपके पास टेस्ट में था उस वहां पे इसको आवेदन लिखा था, ये अनुप्रयोग होगा। ठीक है, हिंदी में। अब देखो इन्होंने अपने नेशनल नॉलेज कमीशन में इनकी जो रिपोर्ट थी वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और ये जो आपके 5 पार्ट है ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, और ये सब एक इसका एक एक कोने पे यहाँ पर इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं बेसिकली नॉलेज पेंटागन। इन्होंने इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड करके दी थी अपनी रिपोर्ट, और ये सभी इसमें इंक्लूडेड है, तो सही आंसर आपका डी है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से क्या ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है, पूछा है। तो ई गवर्नेंस में G2G बिल्कुल आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस आता है, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी है, G2S एस नहीं है, इसकी जगह पे आपका क्या होता है? G2C। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। As per the act, private and specified category schools shall admit -% children belonging to weaker section and disadvantaged group। तो प्राइवेट स्कूलों को कितने प्रतिशत जो आपके कौन सी वंचित समूहों से बिलोंग करते हैं ऐसे बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देना है? तो 25% को देना है। सही आंसर क्या होगा? 25%। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज अ प्रोविजन फॉर। तो आरटी में इनमें से किसकी बात की गई है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल्कुल की है, मेंटल और फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे ये भी बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात की गई है ये भी बिल्कुल की गई है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर। अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको बताना है करेक्ट कौन सी है इनमें से। तो देखिए स्कूल्स में चार्ज कैपिटेशन फी बिल्कुल गलत, स्कूल कैपिटेशन फी चार्ज नहीं कर सकते, आरटीई में लिखा हुआ है। और स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस ये भी गलत है, स्क्रीनिंग प्रोसेस कोई भी टेस्ट नहीं लेना है आपको बच्चे को एडमिशन देने के लिए, तो ये दोनों ही गलत है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नाइदर वन नॉर सेकंड। आरटीई 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये आर्टिकल 45 से आया है। फिर देखेंगे आरटीई के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण निकाय होगा, राज्य में। ठीक है, राज्य में पूछा है, तो राज्य में आपका है SCPCR। ठीक है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और नेशनल लेवल पे क्या होता है आपका? NCPCR। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसका प्रावधान किया गया है आरटीई 2009 अगर आप पढ़ोगे उसके सेक्शंस में। फिर क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट आर अनअफेक्टेड एज आरटीई डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल। तो कैसी हो गई है? तो यहाँ पर देखिए जेंडर वाइज मोर हेट्रोजेनस, जेंडर वाइज मोर होमोजेनस, एज वाइज मोर होमोजेनस, एज वाइज मोर हेट्रोजेनस। तो देखिए आपकी आरटीई 2009 कहती है कि अगर कोई बच्चा जो 6 वर्ष की उम्र से ज्यादा है और अभी तक किसी भी स्कूल में उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसको उसकी एज अप्रोप्रिएट क्लास में डालेंगे। मतलब अगर 10 साल का बच्चा अभी तक कहीं स्कूल नहीं गया तब भी ऐसा नहीं कि उसे क्लास 1 से स्टार्ट कराए, 10 साल का बच्चा जिस कक्षा में होना चाहिए उसको उसी कक्षा में डाला जाएगा। तो देखा जाए तो इसकी वजह से आपको एक कक्षा में सभी समान उम्र के बच्चे मिलेंगे, तो ये एज वाइज मोर होमोजेनस हो गई है। ठीक है, उम्र के हिसाब से अधिक सजाती। फिर जैसे कि आप देख रहे सकते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और फिर से आपको एक बार बता दूं, याद दिला दूं कि हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमारे इस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके लेक्चर स्क्रीनिंग के जो 5 सेक्शन है सभी के सब कवर करे जाएंगे, एमसीक्यू यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो आपके पास जो बचा हुआ समय है ना उसमें अपनी तैयारी को और परफेक्ट कर सकते हैं इन एमसीक्यू प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये जो एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई है ये आपको पसंद आ रही होगी, और हमें लाइक्स देना मत भूलें क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है आगे आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे सेशंस लाने के लिए। हम एमसीक्यू सीरीज लाने के लिए इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर मोटिवेट हो गए क्योंकि आपने इससे पहले हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज को इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स आपके आए, इतना आपको लगा कि वो बेनिफिशियल है। इवन के जो हमारे सैटरडे Q&A सेशंस हो रहे थे उसमें आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा था, तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि हमें एमसीक्यू सेशन भी लाना चाहिए। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, तभी हमें भी आपके लिए इस तरह काम करने का मोटिवेशन मिलता रहता है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और इसमें भी मैं कहूंगी आप लाइक्स का जो टारगेट है ना वो अचीव करिएगा। अभी हम 100 लाइक्स वाला कर चुके हैं, अब 200 लाइक्स आ जाने चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अपने कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।